नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। हम बात करेंगे रजिया की तीसरी मजार की। जी हां, दिल्ली और कैथल के बाद दिल्ली की पहली महिला सुल्तान रजिया की एक और मजार मिली है। कहां है वो मजार और क्यों ये दावा किया जा रहा है कि वो मजार रजिया की है, ये आपको हम आगे दिखाएंगे। इतिहास की कड़ियां जब बिखरी हुई हो तो वो पेचीदा हो जाती हैं और उन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की बिखरी कड़ियों में फंसी वो गुत्थी जो रजिया सुल्तान की कब्र से जुड़ी है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया की मौत से जुड़े कुछ राज उनके साथ ही दफन हो गए थे, लेकिन उन्हें कुरेदने की कोशिश होती रही है। कब्र जिसके तार रजिया सुल्तान से जुड़े हैं, पहेली जो उलझी हुई है इतिहास के झरोखों में। रजिया की कब्र का राज क्या है? चारों तरफ फैली पहाड़ियां और बीच में बसा है खूबसूरत शहर टोंक। राजस्थान का यह शहर गवाह है इतिहास की उस तारीख का जो वक्त के साथ धूल की चादर में समा गई। कभी कभी जब कोई उस धूल को झाड़ता है तो इतिहास के कई पन्ने खुद ब खुद खुलने लगते हैं और खुलते हैं वो राज जो इंसानों के साथ दफन हो गए जमीन में। दिल्ली सल्तनत की अहम किरदार कहें या फिर देश की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान का नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में ऊपर ही लिखा जाएगा। शुद्ध उच्चारण करके कुरान का पाठ हो, एक तेज और चतुर शासक का ताज हो, प्रजा से प्रेम हो, युद्ध कला में महारत हो या फिर दुश्मनों पर जीत हासिल करने की काबिलियत, रजिया में वो हर गुण था जो एक शासक में होना चाहिए और यही गुण उन्हें बनाता था एक खास शासक। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली ये पहली महिला सुल्तान रजिया के आखिरी सफर की दास्तान बेहद उलझी हुई है और जितनी उलझी ये दास्तान है उतनी ही उलझी है रजिया की कब्र की कहानी। कोई कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक में है रजिया सुल्तान की कब्र, कोई कहता है रजिया सुल्तान अपने आखिरी युद्ध में हरियाणा के कैथल में मारी गई थी और उनको युद्ध के बाद उसी जगह दफना दिया गया था। लेकिन एक सच और भी है और वो है राजस्थान के टोंक से जुड़ा, इस कब्र से जुड़ा। कब्र के पास खड़े ये लोग वक्त के आगोश में समा चुके इतिहास के पन्नों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ के हर एक पत्थर ने अपने दामन में सदियों का राज छुपाए रखा है। वक्त ने कब्र पर भले ही झाड़ियों को पैदा कर दिया हो, लेकिन तारीख के सीने में अभी भी बहुत से राज दफन हैं। उन्हीं दफन हो चुके किस्से कहानियों से पर्दा उठाने की कोशिश की समाचार प्लस ने। सवाल ये है कि आखिर रजिया सुल्तान की आखिरी आरामगाह है कहाँ? किस्से कहानियों को हकीकत में बदलने के लिए टोंक में एक शख्स अपने शोध के जरिए इन कब्रों को और रजिया और उनके प्रेमी याकूत की कब्र का पता लगाने में जुटे हैं। बोर्ड पर लिखी ये इबारत उसी की तस्दीक करती है। पहाड़ी पर बनी ये मस्जिद भले ही देखने में सदियों पुरानी नहीं दिख रही हो, लेकिन इसे भी सदियों पहले एक दौर से जोड़कर देखा जाता है। इतिहास को समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान रजिया के मौत से जुड़े हुए राज आज भी अनसुलझे हैं। माना जाता है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रजिया की कब्र स्थित है, लेकिन टोंक की हसीन वादियों के लोगों के दिलों में और किस्से कहानियों में आज भी रजिया का राज दफन है। किस्से कहानियों में रजिया जिंदा है और यह भी कहा जाता है कि टोंक के अंदर इस जगह के ऊपर रजिया और उसका प्रेमी याकूत दफन है। किस्से कहानियां चलती रही, लेकिन एक शोध भी हुआ जिसके बाद ये पुख्ता माना जा रहा है कि टोंक के अंदर ही रजिया की कब्र स्थित है। राजस्थान के टोंक की खूबसूरत पहाड़ियों वाली वादी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती। इस हसीन वादी ने अपने दामन में इतिहास का एक अध्याय भी छुपा रखा है। ऐसा इतिहास जो जुड़ा है दिल्ली की सल्तनत से, उसकी पहली महिला शासक रजिया सुल्तान से। यहाँ शोध करने वाले कहते हैं कि बनास नदी के किनारे इस सुनसान जगह में ही रजिया का आखिरी आरामगाह है।
इसी वादी में रजिया अपने आशिक याकूत के साथ दफन है। ये वही कब्र है जिसमें रजिया दफन है और कब्र के ऊपर ये खास निशान रजिया की हुकूमत के खास निशान माने जाते हैं। मजार के पास बनी ये मस्जिद रजिया के पिता इल्तुतमिश की मस्जिद कही जाती है, लेकिन इतिहास में इस मजार की प्रमाणिकता को लेकर सवाल हैं। इस पर शोध करने वाले डॉक्टर सादिक अली उन सवालों के जवाब में कहते हैं, मैंने यूजीसी का एक प्रोजेक्ट किया था टोंक की कब्रों पर, मज़ारों पर, बावड़ियों पर, कुओं पर। तो इस दौरान जब मैं कब्रिस्तानों के अंदर गया तो वहाँ पर एक मज़ार लोगों ने ये बताया कि हम अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि यहाँ पर रज़िया सुल्तान जो दिल्ली की थी उनका मज़ार है। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, जब मैंने बाद में जाकर देखा तो उस मज़ार का जो वास्तु है वो देखकर मैं भी अचंभित हो गया कि टोंक में ऐसी कब्र दूसरी नहीं थी, क्योंकि उस पर जो निशानात बने हुए हैं वो दासवंश के निशानात हैं। फिर मैंने जब किताबों की स्टडी की तो उस दौरान का जो समकालीन साहित्य है, मिनाजुल सिराज की किताब तबकात नासिरी, उस तबकात नासिरी में एक डेट मिली कि रज़िया की हार और रज़िया की मौत के बीच में 1 महीने का फासला है। फिर मैंने जब उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा तो पता ये चला कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन में नेक्स्ट डे उसको मरना बता दिया गया। जब नेक्स्ट डे मरना बताया गया तो इसका मतलब ये था कि वो कैथल में मारी गई, लेकिन कैथल में हमें कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती। और जब उसका मूल संस्करण मैंने पढ़ा तबकात नासिरी का, उसमें 24 रबीउल अव्वल 638 और 25 रबीउल आखिर 638 निकलता है, यानी रबीउल अव्वल तीसरा महीना है और रबीउल आखिर चौथा महीना है। इस तरीके से एक चंद्रमा और एक दिन का जब फासला निकला तो जाहिर बात है कि रज़िया सुल्तान हारने के बाद में 1 महीने तक तो वहाँ पर मौजूद नहीं रही होगी, वहाँ से भागी होगी। और भागने के लिए जो उसके जो विकल्प थे, या तो वो लाहौर जाती या मुल्तान जाती या राजपूताना आती। राजपूताना के राजपूत जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ करती थी वो उसके बागी को सपोर्ट कर दिया करते थे और खुद भी बागी हो जाया करते थे। अच्छा, रज़िया सुल्तान कैथल में जो लड़ रही थी वो जाटों, राजपूतों और खोखरों से मिलकर ही लड़ रही थी। चूंकि लड़ वो अपने भाई से रही थी इसलिए तुर्क तो उसकी मदद नहीं कर सकते थे। लाहौर में और मुल्तान में तुर्क बैठे हुए थे, इसलिए एकमात्र विकल्प जो था उसका भागने का वो राजपूताना था। इससे पहले 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को फतेह कर लिया था और रज़िया अपने बाप के साथ हर जंग के अंदर शामिल हुआ करती थी। ये भी इतिहास में प्रूफ मिलते हैं। तो हम ये मानते हैं कि 1226 में रज़िया इस इलाके में आ चुकी थी। ये उसका देखा भाला इलाका था और राजपूतों से उसको मदद मिलने की उम्मीद भी थी। इसी उम्मीद पर वो टोंक चली आई। यहाँ के ठिकानेदार ने उसको शरण दी। उस शरण के दौरान ही दिल्ली की फौज जो उसका पीछा कर रही थी चारों तरफ से उसको घेर लिया और पुरानी टोंक के उस इलाके के अंदर उसको शहीद कर दिया जहाँ पर आज उसका मजार है। 1236 ईस्वी में रज़िया की गद्दी पर बैठने से लेकर उनकी मौत तक इतिहास दिल्ली सल्तनत की इस मलिका का मुरीद रहा। रणथंभौर के अभियान में इस इलाके में रज़िया का बाखबर होने का अनुमान लगाया जाता है। किस्से कहानियों में भी रज़िया इस इलाके की सरहदों में बसती हैं, लेकिन ये कब्र रज़िया और उसके सिपासलारों की है, इस पर संदेह के बादल हमेशा से छटते नहीं। क्योंकि इतिहासकार दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बनी मजार को रज़िया सुल्तान की मजार कहते हैं और कुछ कैथल में बनी मजार को। ऐसे में टोंक की वादियों में रज़िया की मजार का दावा एक शोध की दरकार तो रखता ही है। एकमात्र महिला साम्राज्ञी रज़िया सुल्तान की मौत और कब्र की गुमनामी के अंधेरे को छाटने के लिए टोंक के इतिहासकार पुरानी टोंक स्थित गंज शहीदा में बनी इस कब्र के बारे में कहते हैं कि कब्र ऐतिहासिक तथ्यों से काफी मेल खाती है। यह माना जाता रहा है कि रज़िया सुल्तान की हत्या कर उसे एक किसान ने खेत के पास ही दफना दिया था। टोंक के लोगों की किस्से कहानियों में हमेशा रज़िया व उसके प्रेमी याकूत का जिक्र होता रहता था, लेकिन इन किस्से कहानियों को हकीकत में बदलने की कोशिश की टोंक के एक इतिहासकार डॉक्टर सादिक अली ने। डॉक्टर सादिक अली ने अपनी शोध के अंदर दावा किया कि रज़िया का मजार और उसके प्रेमी याकूत का मजार टोंक के अंदर ही स्थित है। दरियाशाह की बावड़ी के सामने स्थित इन मजारों को ही एक शाही मजार बताया गया और जो बताया गया कि इन मजारों के ऊपर जो कूट भाषा के अंदर इस तरह से पत्थर जमाए गए हैं जिस पर रज़िया सुल्तान हिंद लिखा हुआ है और जिस तरह के ऊपर कब्र के ऊपर जो जवेद मिले हैं उनसे बनाए गए अष्ट धातु का जो स्टार बनाया गया है वो शाही मजार का है और यही कहा जा रहा है कि रज़िया और उसके प्रेमी को यहीं दफनाया गया था।
बनास नदी के दामन में सीना ताने खड़ी पहाड़ियों के बीच बनी ये दो खस्ता हाल मजारों को यूं तो टोंक के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत की मजार बताते आए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद से इन कब्रों पर शोध करने वाले डॉक्टर सादिक अली ने दोनों मजारों पर जमाए गए पत्थरों की कूट भाषा का पता लगाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि इन मजारों के बारे में कही जाने वाली बातें सच हो सकती हैं। मज़ारात पे ऐतिहासिक प्रूफ तो मैंने बताई दिए। तबकात नासिरी में 1 महीना और 1 दिन निकल रहा है। इसी तरीके से उस मज़ार पर जो एक निशान बना हुआ है 8 पहलू का स्टार ऑक्टेंगल में, वो उस जमाने के दास वंश की शाही निशानी थी और उस निशानी को इस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है कि दास वंश के शासकों ने जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, तुर्की मदरसा बनाया, सीरिया की मस्जिद बनवाई, इन तमाम इमारतों पर वो 8 पहलू का निशान मौजूद है। उस पत्थर पे कैलीग्राफिक स्टाइल में सुल्तानुल हिंद रजिया लिखा हुआ है और वो इस अंदाज में लिखा हुआ है कि बाकायदा वो एक आर्ट है। कैलीग्राफी उर्दू के अंदर, अरबी, फारसी के अंदर एक आर्ट होती है जिसमें सूरतें, शक्लें बनती हैं और उससे एक इबारत भी जाहिर होती है। तो इस मज़ार के नीचे जो चबूतरा है, यानी जो उसका तावीज़ है मज़ार का, उसके नीचे का जो चबूतरा है, उसके जो पत्थर जमाए गए हैं, उन पत्थरों के जोड़ों में जहाँ घास उगाती है वो सुल्तानुल हिंद रजिया लिखा हुआ होता है। दूसरा मज़ार याकूत का मज़ार है। उसकी वजह यह है कि अगर ये अल्तुनिया का मज़ार होता, क्योंकि अल्तुनिया और ये रजिया मिलकर ही कैथल में लड़े थे, लेकिन अल्तुनिया के लिए तो बाकायदा लिखा हुआ है कि वो सिरमौर की पहाड़ियों में भागते हुए मार दिए गए थे। और ये मुमकिन है कि कैथल में जो मज़ार बनाया गया रजिया का, घोषित किया गया है, वो कैथल में रजिया का मज़ार ना होकर अल्तुनिया का मज़ार हो, क्योंकि अल्तुनिया को वहीं शहीद कर दिया गया था। अब रही बात ये, रजिया जो है याकूत के साथ में यहाँ चली आई थी। अगर ये अल्तुनिया का मज़ार होता तो दोनों चूंकि हस्बैंड वाइफ थे, इसलिए बराबर की सतह पर इनका मज़ार होता। इतिहास क्या कहता है, किताबों में क्या लिखा है, किस्से कहानियों में क्या है, इन सब के बाद एक बात और निकली कि शोध में क्या है। सबको मिलाकर उस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है जिसमें रजिया सुल्तान की कब्र का जिक्र है। समाचार प्लस और गहराई में जाकर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि जिस शासक ने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे किए, वो इस तरह उपेक्षा का शिकार क्यों है। स्पेशल डेस्क, समाचार प्लस। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली सल्तनत की जिस शासक ने अपने वक्त में अपने शौर्य को कम नहीं होने दिया, उसकी मजार को लेकर उतनी ही उलझन भी है। लेकिन आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि रजिया सुल्तान ने कैसे खुद को साबित किया और कैसे कब्र उलझन बनी। रजिया की एक और कब्र का राज क्या है? क्या कैथल में हार कर टोंक गई थी रजिया? रजिया को कैसे मिला था दिल्ली का ताज? सुल्ताना से कैसे सुल्तान बन गई रजिया? दिल्ली के तुर्कमान गेट पर, हरियाणा के कैथल में और टोंक के दरियाशाह की पौड़ी के पास रजिया के मज़ार बताए जाते हैं। रजिया एक है, मज़ार 3 हैं, लेकिन जिस तरह से इतिहासकार इस बात को लेकर एक मत नहीं है, फिलहाल इस पूरे मसले पे एक विस्तृत शोध की दरकार है। दरकार होना भी जरूरी है, क्योंकि पहली महिला शासक इस तरह से गुमनामी के अंधेरे में रहे और उसके मज़ार के बारे में दुनिया को पता ना चले, तो फिलहाल लोग क्या सोचेंगे। फिलहाल टोंक के लोगों का इस तरह से दावा है और इतिहासकार सादिक अली ने जो दावा किया है कहीं ना कहीं पुख्ता है, क्योंकि कैथल के अंदर और तुर्कमान गेट को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण इतिहासकारों के पास नहीं है। 1236 से लेकर 1240 का वक्त रजिया के राज का वक्त था। ये वो वक्त था जब रजिया की सल्तनत बुलंदियों पर थी। रजिया के पिता इल्तुतमिश ने रजिया को 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। इल्तुतमिश के इस कदम ने उसे पहला ऐसा शासक बना दिया था जिसने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी बेटी को राज्यभार सौंपा। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया को बचपन से ही ऐसी तालीम दी गई थी कि वो एक शासक के तौर पर कार्यभार संभाल सकती थी। शुरू से ही रजिया को सुल्ताना कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि सुल्ताना का मतलब होता है राजा की बेगम। वो खुद को राजा कहलवाना चाहती थी, इसलिए रजिया ने सुल्तान कहलवाना पसंद किया। रजिया काबिल तो थी ही, लेकिन एक महिला को शासक के रूप में राज चलाना
उनके ही राज्य के लोगों को रास नहीं आया और इसका विरोध शुरू हो गया। आस्तीन के सांप का शिकार हुई रजिया। अपनों का विरोध बना रजिया की मुश्किल। जिस इतिहास ने रजिया की काबिलियत का बखान किया वो ये भी बताता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका को बठिंडा के शासक अल्तुनिया के विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह को दबाने की कोशिश में वो बुरी तरह पराजित हुई और कैद कर ली गई। इस घटना के बाद इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम खान को गद्दी पर बैठाया गया। बाद में अल्तुनिया ने रजिया से शादी की। अल्तुनिया ने अपनी पत्नी को दोबारा गद्दी पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन बहराम खान ने इसका जमकर विरोध किया। बहराम खान की उसके साथ लड़ाई में अल्तुनिया परास्त हुई और रजिया के साथ वो भाग निकला। रजिया और उनके अंगरक्षक की कब्रों के बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर परखा जाए तो शोध सही साबित हो सकती है, क्योंकि रजिया सुल्तान की मौत के लगभग 150 साल बाद अफ्रीका से भारत आए इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में रहला में रजिया सुल्तान को दफनाए जाने का जिक्र किया। उन्होंने इस वृत्तांत में जिन भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र किया वो टोंक से मेल खाती हैं। जिस तरह से कैथल में उनका एंड को बताने की कोशिश हुई है, और एक तो सोर्स की बहुत लिमिटेशन है उस पीरियड में, चूंकि दिल्ली में उनके भाई, छोटे भाई बहराम शाह बैठ चुके थे, तो मैं भी ऐसा लगता है कि दिल्ली और जो वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है जहाँ तुर्कों का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था, उस क्षेत्र में वो जाएगी नहीं। तो ऐसी संभावना थी कि उनके पास मालवा है, उनके पास रणथंभौर है, राजपूताना के बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो हो सकता है वो अपने अगले पड़ाव के लिए, अगले संघर्ष के लिए, अगली रणनीति के लिए टोंक आ गई हो। और जब यहाँ टोंक रीजन के जो लोकल ओरल ट्रेडिशन में बहुत सारे लोगों के हाथ मुंह से बहुत सारी कथा कहानियों में रजिया की मजार का ऐसे जिक्र मिलता है जैसे उनके कोई यहाँ पर एक रियलिटी में एक मजार रही हो। सैयद सादिक अली जी ने काम किया है, इस काम से ऐसा लगता है कि एक नया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नया रिसर्च करने के लिए या उसको दोबारा से घोषित करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है। मजार किसी नदी के किनारे, और निश्चित रूप से ये बनास नदी है, और बनास नदी भी दिल्ली के पास में जो नदी बहती थी यमुना, उसकी एक सहायक नदी है। पूरी संभावना है उसकी कि ये नदी वही नदी है। डॉक्टर सादिक जो शोध कर रहे हैं वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि टोंक के इतिहासकार उनके समर्थन में हैं। इतिहासकार कहते हैं कि 1236 में सिंहासन पर बैठने से पहले रजिया अपने पिता इल्तुतमिश के साथ रणथंभौर में किए गए आक्रमण में साथ थी। रजिया यहाँ से अच्छी तरह से वाकिफ थी और दोनों मजारों के पास पहाड़ पर बनी इल्तुतमिश की मस्जिद और रजिया की मौत की तारीखों को लेकर चला आ रहा भ्रम इन मजारों के दावों को सही साबित कर सकता है कि रजिया रणथंभौर जाते समय या भागते हुए अपने दुश्मनों से टोंक में उसने शरण ली हो और पड़ाव डाला हो। और इसके अलावा और भी जो घटनाएं हैं ये इस चीज के प्रमाण को बिना संशय तो सिद्ध नहीं करती, लेकिन हाँ इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जरूर दिखाती हैं कि ऐसा होना असंभव नहीं था। दिल्ली के निकटतम ये जगह थी और अन्य स्थानों पे जो पंजाब या हरियाणा के जो रूट्स थे जहां तक और योद्धाओं की पहुंच थी उसके मुकाबले टोंक एक सुरक्षित स्थान था। रणथंभौर को उनके पिता इल्तुतमिश के समय में वो विजय कर चुकी थी, तो हो सकता है यहाँ का कोई कनेक्शन या उनका कोई ऐसा व्यक्ति जो उस काल का विश्वास पात्र हो, उसने उनको यहाँ शरण के लिए बुलाया हो, तो इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि कैथल में रजिया हारने के बाद वहीं दफना दी गई, वहीं एक तर्क ये भी है कि रजिया कैथल में हारने के बाद टोंक की इस जगह पर आई थी अपने प्रेमी के साथ। इस शोध के सामने आने के बाद भले ही राज्य सरकार ने इसके संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पुरातत्व विभाग भी इस शोध को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं देता। यह अलग बात है कि इतनी बड़ी शोध होने के बाद भी इन मजारों में कुछ खास बदलाव नहीं आया। स्थानीय लोग इससे खफा भी हैं। टोंक के लोग कहते हैं कि पीढ़ियों की बातें जब सही साबित हुई शोध में, तो उन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि मजारों को सहेजने की कोशिश क्यों नहीं हो रही। ये सुना है कि रजिया सुल्ताना की मजार टोंक में स्थित है। बहुत
कई लोग ये भी कहते हैं कि हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्ताना की मजार है, लेकिन उस पर ऐसा कोई चिन्ह या कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती। टोंक में अष्टफलकीय सितारा यहाँ मजार पर मौजूद है। वो यह दिखाता है कि जो गुलाम वंश के सुल्तान थे, चाहे वो इल्तुतमिश हो चाहे वो बलबन हो, उनके राज्य चिन्ह के रूप में उसे मान्यता दी गई थी। वो स्टार, वो सितारा अष्टफलकीय, वो यहाँ पर अष्टकोणीय सितारा वो यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ये रजिया सुल्तान की मजार है, इसके नीचे याकूत की मजार है और उन्होंने उनसे पहले कई किंवदंतियां चली आ रही, उनसे पहले कई दंत कथाएं चली आ रही। जैसा वो लोग सुनते हैं वैसा हम लोगों ने भी सुना है कि रजिया की मजार है। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने यही कहा कि ये जो मकबरा है रजिया सुल्तान का है, ये सुनते आ रहे हैं। और उनको भी उनके पूर्वजों ने यही बताया कि रजिया सुल्तान का मकबरा है और ये जो पुराने टोंक में दरिया साहब की बावड़ी के पास में जो मकबरा उन्हीं का है। गुमनामी के अंधेरे में खोई इन मजारों की असली हकीकत क्या है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग मानते हैं कि रजिया की कब्र दिल्ली में है। फिलहाल रजिया की मौत की तारीख और कब्र की तारीख उलझ गई है इस शोध के बाद। वो सवाल जो इतिहास में कहीं गुम है, उनको हवा मिली है और इस हवा ने उस धूल को हटाया है जो रजिया सुल्तान की मौत पर जमी है, कब्र पर जमी है। अगर ये रजिया की मजार है तो फिर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि महिला शक्ति के बड़े उदाहरणों में रजिया सुल्तान का नाम भी शामिल है। स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबर लगातार जारी है।